तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फूडी में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज एक बार फिर से आप सभी को हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कटी हुई शाख। तो आप लोग तैयार हो जाएं और मैं इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट करता जाऊंगा हर चैप्टर में, और उस क्वेश्चन आंसर को आप नोट बनाते चले जाओगे। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, कटी हुई शाख। शाख का मतलब क्या होता है? पेड़ से जो डाल कट के गिर जाता है उसको हम शाख कहते हैं। कटना का मतलब कट के जो अलग हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। ये चैप्टर का हेडिंग जो है ना, इससे दर्शा दिया गया है कि कहानी कैसे होने वाली है, यानी अलग हो जाना। इसके मुसन्निफ जो है, मुसन्निफ का मतलब है लेखक, राइटर, डॉक्टर कमर जहां। ये औरत है, क्या है? औरत है। डॉक्टर कमर जहां ने ये कहानी लिखी है कटी हुई शाख। ये इंसानी ज़िंदगी के बारे में है कि एक इंसान की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, किस तरीके से वो इंसान ज़िंदगी गुजारता है, और घरेलू माहौल क्या होता है। एक औरत से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सबसे पहले हम कमर जहां की हालात ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको इस कटी हुई शाख कहानी के बारे में बताते हैं कि इस कहानी में ज़िंदगी की हकीकत को कैसे बयान किया गया है, ज़िंदगी की किस किस मोड़ पे इंसान को क्या क्या कब करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ बताएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इनकी पैदाइश 1951-52 में कब हुई? 51 या 52 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, दोनों होगा तो इनमें सभी, या फिर नहीं होगा तो इनमें कोई नहीं। समस्तीपुर के जिला के बुजुर्गद्वार गांव में, तो किस जिला में हुआ था? समस्तीपुर जिला में बुजुर्गद्वार गांव का नाम है, वहां इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। क्या नाम था? कमर, डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। इनका खानदान इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे, है ना। इनके खानदान के लोग जो थे वो इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे, और ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ये पढ़ा रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर कमर जहां के खानदान इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। आगे उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ करके पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया, यानी तालीम में आगे बढ़ा तो फिर वो पटना आ गई, और पटना में रह करके पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA कर लिया। मास्टर ऑफ आर्ट्स को MA कहते हैं। फिर उन्होंने PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कर लिया। ये तो MA किया उर्दू में, और फिर क्या किया? PhD भी कर लिया इन्होंने। और 1966 में अफसाना लिखना शुरू कर दिया, यानी तालिब इल्मी के ज़माने से ही, यानी जब इनकी पढ़ाई चल रही थी तभी से इन्होंने क्या कर दिया? अफसाना लिखने का काम शुरू कर दिया। अफसाना यानी किस्सा लिखने का काम शुरू कर दिया। यहाँ बता रहा है कि पहला अफसाना इनका जुनून वफ़ा के नाम से, क्या है? पहला अफसाना डॉक्टर कमर जहां ने जो लिखा वो उसका नाम था जुनून वफ़ा, जो पटना से 1966 में सुबह 9 माहनामा से अशाअत हुई। अशाअत का मतलब होता है छपकर सामने आना। तो जो जुनून वफ़ा पहला अफसाना इन्होंने लिखा वो पटना से, और कब? 1966 में। और माहनामा यानी हर महीने जो पेपर निकलता उसमें अशाअत हुई, यानी छप करके सामने आ गया। इस तरीके से फिर इन्होंने अपनी तदरीसी कैरियर, यानी अपनी ज़िंदगी के कैरियर का, अपनी ज़िंदगी का तदरीसी कैरियर का आगाज़ संद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर शोबा उर्दू से किया। डॉक्टर कमर जहां ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? संद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर शोबा उर्दू से किया। और फिर तरक्की पाकर, तरक्की का मतलब होता है प्रमोशन करके तरक्की पाकर भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर सूबे उर्दू के ओहदे को संभाला। पहले तो यहाँ हो गए कि संद्रवती महिला कॉलेज में भागलपुर, मतलब क्या रहा कि पहले अपनी कैरियर का आगाज़ संद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर से किया, फिर शोबे उर्दू से किया, और तरक्की पाकर भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदर सूबे ओहदे तक, यानी कि सदर सूबे उर्दू के ओहदे तक को संभाला। तरक्की पाकर के प्रमोशन करके चले गए। इन्होंने जो है ना अफसाना को जो इकट्ठा करके किताब लिखते हैं उनको हम मजमुआ कहते हैं। तो अफसानवी मजमुए इनके, यानी इनके अफसानों की किताबें हैं। तो उसमें कह रहा है चारागर, क्या नाम है? चारागर, जो कि 1983 में, कब? 1983 ही है। मैं थोड़ा बुक देख लूँ एक बार इसमें। हाँ, ये 83 ही होगा मेरे हिसाब से, 83 ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। चलिए, चारागर 1983 में, अजनबी चेहरे 1991 में, और यादे नगर जो कि ज़ेरे असाअत है। ये देखिए एक चीज़, चारागर छप गया 1983 में, और अजनबी चेहरे 1991 में, और यादे नगर जब ज़ेरे असाअत है, छपने के कगार पर है, करीब है। फिर इन्होंने अपनी तनकीदी तसानीफ भी लिखी। तनकीदी का क्या मतलब होता है? कि तनकीदी का मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क वाज़ेह करना, इसको हम तनकीद कहते हैं। तो इन्होंने किन पर? अख्तर शेरानी की जिनसी रूमानी शायरी पर, मायार
कलाम अब्दुल्ला, हाफिज मशकपूरी और हरफ आगही, इन सबों पर इन्होंने तनकीदी तसानीफ लिखना शुरू कर दिया। तनकीदी तसानीफ का क्या मतलब होता है कि जो हम किसी की ज़िंदगी के बारे में तहकीक करते हैं, हाँ मतलब तनकीद का मतलब जांच परख करके रिसर्च करके हम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तनकीदी तसानीफ। तो ये था डॉक्टर कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी के बारे में, जहाँ से बहुत ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब हम आपको कहानी कटी हुई शाख के बारे में हम आपको बताते हैं कि कटी हुई शाख इसका नाम क्यों रखा गया। देखिए इस कहानी में सबसे पहले एक लड़का होता है, ठीक है। वो लड़का अपनी शुरुआती ज़िंदगी में तालीम हासिल करता है, लेकिन जब वो एक दिन ना अपने आप से वहीं पे बातें करता रहता तो अपने आप से आवाज़ें आती हैं कि यार तुमने इसी दिन के लिए इतनी पढ़ाई की है, तुमने इसी दिन के लिए इतने खाक छाने, और फिर तुम पढ़ लिख करके अपनी तालीम को पूरी करके गांव में रह करके अपनी ज़िंदगी में घिसेट रहे हो, चप्पल तोड़ रहे हो, इधर उधर अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो। गांव में है क्या भाई, पुरानी चीज़ें, जो कि तुम विदेश आ जाओ, अपने आप से कह रहा है कि तुम फॉरेन कंट्री आ जाओ और विदेश आकर के देखो, यहाँ की दुनिया रंगीन है, यहाँ के लोगों में वो हर चीज़ें फैसिलिटीज़ है। फिर ये अपना बात अपने एक विदेशी दोस्त से शेयर करता है, तो वो दोस्त भी कहता है कि अरे हाँ यार आ जाओ यहाँ से, बहुत अच्छी दुनिया है विदेश। और इस तरह कहने से वो विदेश जाने की कोशिश करता है और इसका वीज़ा भी आ जाता है, पासपोर्ट तैयार रहता है और इस तरीके से एक दिन उसका वीज़ा आ जाता है। अब उसके जाने की बारी आती है। यहाँ इसकी बूढ़ी माँ होती है, बाप होता है, रिश्तेदार होते हैं, खेशो अकारिब सारे लोग होते हैं, दोस्त गांव के लोग सबको चंद लम्हों में ये छोड़ देता है, भूल जाता है। इसे किसी के दूर होने का कोई गम, कोई अफसोस, कोई एहसास ना होता है और वो अपनी हंसती खेलती दुनिया को खैराबाद कहने के मिजाज में होता है, उसे तनिक चिंता ना होती है। और फिर वो अपनी ज़िंदगी की खुशगवार बनाने के लिए इस तरीके से आगे बढ़ता है। एयरपोर्ट पे जाता है और एयरपोर्ट पे जाने के बाद उसे थोड़ा सा एहसास ना होता है कि यहाँ पर माँ है, बाप है, दोस्त है, रिश्तेदार है, सारे लोगों को दुख है, एहसास है कि मेरा बेटा जा रहा है, लेकिन इस लड़के को जाने का कोई गम नहीं है, इन सारे रिश्तेदारों को छोड़ने का थोड़ा सा भी गम नहीं है। इसे तो है खुशी अपने आने वाले नई दुनिया की, नए ज़माने की। और वो वहाँ पर से क्या होता है, अपने माँ बाप, सारे रिश्तेदार, दोस्त, गांव के लोगों को छोड़ करके एयरपोर्ट पे आता है और प्लेन में बैठ करके हवाई उड़ान शुरू कर देता है और वो जहाज़ में बहुत अच्छा जाता रहता है। जहाज़ में जब वो बैठ के होता है तो होता है मेज़बानी के लिए, जिसे हम एयर हॉस्टेस कहते हैं। एयर हॉस्टेस जो होती है वो एयर जहाज़ में होती है, वो अपने हाथों में तस्तरी प्लेट लिए हुए और ऐसा लगता है कि जन्नत की हूरें हैं बड़ी खूबसूरत, और प्लेटों में मनसलवा लिए और उसके सामने आती हैं और कहती है डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ चाहिए। और वो फिर इस अंदाज में, इतनी खूबसूरती अंदाज में उसको देखती है कि उसे लगता है कि ये तो मतलब इस तरह मुस्कुरा के देखती है कि उस लड़के को लगता है कि ये तो मेरे लिए ही बनी है, जन्नत की हूर है, जिसे मुझे जिस रानी की तलाश थी वो यही है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। और ये समझ बैठता अपना और अपनी ज़िंदगी में ख्वाब सजा लेता है कि यही मेरी दुल्हन होगी, यही बहुत सारी ख्वाबें सजा लेता है। चंद लम्हों के बाद वही एयर होस्टेस, वही खूबसूरत, उसी दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ किसी बूढ़े पैसेंजर के पास चली जाती है और उस बूढ़े चचा के पास भी जाकर के वैसे ही कहती है कि चचा एनीथिंग एल्स, क्या आप भी कुछ लेंगे। तब इसको एहसास होता है कि यार मैं तो समझा कि ये मेरे लिए थी, लेकिन ये तो जलवाए आम है। इसीलिए एक चीज़ कहा गया है कि मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है और इसे जो प्यार समझे वो गधा है। लड़कियां मुस्कुराती हैं, उनका काम है, तो आप इसको दिल पे ना लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो बूढ़े अंकल भी मुस्कुराने लगे। अब इस लड़के को अपनी ज़िंदगी का सेहरा टूटता हुआ नज़र आने लगा कि हम तो समझे कि तुम सिर्फ मेरी हो और हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन उस बूढ़े के लिए भी वही अदा, वही स्टाइल अंदाज, अपने दस्ते नाज़नीन से उसको खाना परोसना, तो इसका सेहरा टूटता हुआ नज़र आने लगा और वो बेचारा सकदम हो गया। और फिर वहाँ से वो अपनी नई दुनिया में, विदेश में पहुँच जाता है। विदेश में वो अपनी नई दुनिया में पहुँच जाता है और वहाँ की, और जहाज़ जब और ऊंचा जाता है तो उसकी दुनिया और वीरान और मतलब खुश होता जाता है और नीचे की दुनिया को भूलता जाता है। इस तरीके से वो अगली अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद वहां की रंगीन दुनिया को देख करके, विदेश की दुनिया बड़ी रंगीन होती है। वो नया नया खाना, 5 स्टार होटल, पंखा, फ्रिज, AC, कूलर, हर चीज़ फ्री में मिलता है और वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश था।
बहुत ज़्यादा उसको इत्मीनान था, बहुत खुश था। लेकिन धीरे धीरे उसके आँखों के चश्मा पे ऐनक जो होता है ना उनकी आँखों पे, वो एक दिन धुंधला पड़ने लगता है और वो अपनी उस ज़िंदगी से तंग आने लगता है। आंखों के चश्मे को साफ करता है तो कहता है कि अब ये क्या दुनिया हो गई, अब तो कुछ साफ नहीं दिखता, कुछ यानी लंबा अरसा गुजार लेने के बाद वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर वो अपने दोस्त असद, उसके एक दोस्त का नाम होता है असद, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, कटी हुई शाख में जो एक अलग किरदार उसका नाम क्या, असद। तो अपने दोस्त असद से कहता है कि क्या यार, ये मशीनी ज़िंदगी कैसे तुम लोग जी लेते हो, यहाँ आकर के तो मशीन हो गया है, विदेश वालों की ज़िंदगी तो वीरान हो गई है। वो बहुत काम करना, वहीं रहने लगा और वो काम करता, उसे अपनी ज़िंदगी का सेहरा टूटता हुआ नजर आने लगा। पैसे तो खूब कमाया, पैसे से नींद नहीं आती है, बिस्तर मिलता है, पैसे से भूख नहीं आती है, खाना मिलता है, पैसे से गद्दा तो मिलता है, लेकिन मकान तो मिलता है, लेकिन सुकून बिल्कुल भी नहीं होता। और फिर वो वहाँ अपनी ज़िंदगी में काम में इतना मशगूल हो जाता है कि काम करते करते जब वो अपने घर आता है तो शाम के वक्त जब घर आता है तो बीवी बच्चे सारे सोए रहते। जब वो वापस जाता है घर से जॉब के लिए तो फिर देखता है कि बच्चे बीवी सब सोए हुए हैं, बिना चेहरे देखे वो अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। हफ्तों मुलाकातें नहीं हो पाती है और इंसानी ज़िंदगी मशीन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हम बस कमाते जा रहे हैं, यकीनन यहाँ आकर के अच्छा गज़ा तो खा रहे हैं, अच्छी गज़ा खा रहे हैं, अच्छे बिस्तर पे सो रहे हैं, लेकिन नींद अच्छी नहीं है। हर तरफ खुशगवार माहौल है विदेश की दुनिया में, लेकिन मन के आत्मा को चैन नहीं है। अंदर में अजीब सी तोड़ फोड़ मची हुई है, अजीब सी इस तरह भी मतलब अजीब सी बेचैनी है, क्या कहा जाए उसको। इस बंदे को समझ में आ जाता है कि ये दुनिया अच्छी दुनिया नहीं है और इस तरीके से विदेश में बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद वो एक दिन अपने घर वापस आता है, घर की याद आती है। और विदेश में रहने के बाद उसके बाप का इंतकाल हो जाता है। जब भी वो सिर्फ रो करके रह जाता है और बाप की मौत पर यहाँ आ भी नहीं सकता मिट्टी को देने के लिए। कोई रिश्तेदार बीमार पड़ जाते हैं तब भी किसी भी सूरत में वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। इस तरीके से ज़िंदगी का एहसास होता है। फिर एक दिन अचानक वो अपने गांव आ जाता है और जब गांव में आते हैं तो उनका घर, रिश्तेदार, मोहल्ला, गांव, पड़ोस, सारी चीज़ें अपनी जगह पर बिल्कुल वैसी है। जब वो अपने घर में इंटर करता है, दाखिल करता है, तो उसे एहसास होता है कि सारी चीज़ें तो यही की है, लेकिन मैं खुद यहाँ का नहीं रहा हूँ। मैं एक कटी हुई शाख की तरह यहाँ से अलग हो चुका हूँ। आंगन में वो शरीफा का पेड़, वो आम का पेड़, वो बूढ़ी माँ जो खटिए पर खांस रही थी, वो भी वैसे ही है। मेरे दोस्त अकारिब, खेशो अकारिब, दोस्त महिब, सारे के सारे वही हैं, वैसे ही हैं। अगर कोई यहाँ का नया है तो मैं ही हूँ और मेरी ही खुद की ज़िंदगी एक कटी हुई शाख के मानिंद हो गई है कि मैं बिल्कुल एक पेड़ से कट करके अलग हो चुका हूँ। और यहीं पर आपकी कहानी ख़त्म हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि आज जो लोग सऊदी अरब, अमेरिका, कुवैत, जो अलग अलग कंट्री में कमाने जाते हैं, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक वहाँ रहते हैं और वो अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाते। अगर किसी को कुछ हो जाए तो वह यहाँ आ नहीं सकते। तो क्या करोगे आप ऐसे पैसे का कमा करके, जिस पैसों को अपने ऊपर और अपनों के साथ न बिता सके, अपनों के साथ एक लम्हा न बिता सकते हैं। ज़िंदगी पैसे से नहीं कटती है। इसमें यही लेसन दिया गया है कि हमें विदेश की दुनिया, नए नए लोग देखने को तो मिलते हैं, लेकिन हमारे अंदर की खुशी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों का पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन आंसर पहला आपका है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहाँ की पैदाइश, यहाँ मुख्तसर सवालात है, तो कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई। दूसरा सवाल है, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो चलिए देखते हैं दूसरा नाम, वालिद सैयद अताउल हक था इनके वालिद का नाम। तीसरा सवाल, कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िले से था? तो वो बिहार के समस्तीपुर ज़िले से था। किस ज़िले से? समस्तीपुर ज़िले से था। तीसरा सवाल है, कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब का माने किताब होता है, तो कटी हुई शाख उसका जो अफसाना हमारे निसाब में शामिल है। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो यहाँ देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए करने के बाद कहाँ आ गई?
देखिए, चंद्रवती महिला कॉलेज में सुबह सुबह उर्दू किया और तरक्की पाकर भागलपुर यूनिवर्सिटी में सदस्य हुआ उर्दू। तो किसमें, कमर जहाँ कहा किस यूनिवर्सिटी में, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में है। तो मुख्तसर तरीन सवालात हो गए, मुख्तसर सवालात यानी 2 नंबर के। कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी के बारे में 5 जुमला लिखिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो लिखना है आपको 5 जुमला यानी 4 से 5 लाइन में आपको हाईएस्ट लिख देना है। कमर जहाँ की तसानीफ की फहरिस्त मौजू को एतबार लिखिए। इनके मतलब कि तसानीफ यानी जो किताबें लिखी उनकी फहरिस्त बनाइए। कमर जहाँ की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान किए। उनकी तालीम क्या थी, तो यहाँ से लिखिएगा कि दिलचस्पी रखते थे, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया, अफसाना लिखना शुरू कर दिया, तालीम के बारे में हो गया। चलिए 4 नंबर सवाल देख लेते हैं। उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। किसी भी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखना है। तो ये उर्दू के 5 अफसाना निगारों का नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ एक तरीका, यहाँ देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अफसाना लिखा है तो अफसाना में 4 है, अफसाना निगार 4 है। एक किसी का अपने नाम से जिसमें सोहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहाँ और निगार अजीम का नाम आता है अफसाना निगारों में। एक और आप कहीं से लिख दोगे इस तरीके से। यहाँ से आपका और दिया हुआ तवील सवालात में कमर जहाँ के अफसानों के मौजूआत पर रोशनी डालिए। तो कमर जहाँ के अफसानों का मौजू क्या क्या था, तो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद है कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, वाजा करे। कटी हुई शाख क्यों है कहानी का उन्वान, वाजा करे। तो इंसान की ज़िंदगी में जैसे पेड़ से डाल कट के अलग हो जाता है, इस तरह के इंसान की ज़िंदगी बन गई थी। दीगर चीज़ें आप लिख दोगे और आपको, तो अगर आपको समझ में आ गया हो और आपका चैप्टर क्लियर हो गया हो तो कमेंट में बता दें कि ओके सर मेरा कंप्लीट हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।